नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इलाइट एकेडमी में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीआईसी मेंस पेपर। जीआईसी और आश्रम पद्धति में जो मेंस पेपर होगा उसमें मैथमेटिक्स में जो सिलेबस कंडक्ट किया जाएगा, जो जहां से क्वेश्चन पेपर बन के आएगा, हम मैथमेटिक्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसी सीरीज में आज हम डिस्कस करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन का। लेक्चर फर्स्ट है। रिलेशन एंड फंक्शन को हम बेसिक से समझेंगे। इस क्लास में हम बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट यूज करेंगे। इसमें सभी को आप कंसेप्ट जितने भी रिलेशन एंड फंक्शन में बनेंगे उन सब कंसेप्ट को हम डिटेल में समझेंगे। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए, रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन रिलेशन एंड फंक्शंस जो बेसिक कंसेप्ट है, ये स्टार्टिंग होती है सेट थ्योरी से। सेट थ्योरी। तो चलिए थोड़ा सा सेट थ्योरी के बारे में जान लेते हैं। सेट थ्योरी क्या है, सेट क्या होता है। सेट की यदि मैं डेफिनेशन कहूं तो बोला जाता है ए वेल डिफाइंड कलेक्शन इज कॉल्ड ए सेट। ए वेल डिफाइंड कलेक्शन इज कॉल्ड ए सेट। जो वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा उसको सेट बोला जाता है। ठीक है, सेट को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। सेट को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। एक होता है बिल्डर फॉर्म, बिल्डर फॉर्म। ठीक है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म बोला जाता है। रोस्टर फॉर्म को ही लिस्ट फॉर्म भी बोला जाता है, लिस्टेड फॉर्म भी बोला जाता है। ठीक है, जैसे कि यहां पे लिस्टेड के रूप में मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। बिल्डर फॉर्म में हम लिखते हैं जैसे n जो होता है नेचुरल नंबर का सेट, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर। ठीक है, या x सच दैट x इज ए रियल नंबर। तो यदि हम इस टाइप से लिख रहे हैं तो इसको बोला जाता है सेट बिल्डर फॉर्म। इस टाइप से लिख रहे हैं तो उसको बोला जाता है रोस्टर फॉर्म या फिर लिस्टेड फॉर्म। ठीक है, चलिए जी, इसके बाद एक कंसेप्ट आता है सेट का ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है यहां पे समझिएगा, ऑर्डर ऑफ ए। ऑर्डर ऑफ ए का मतलब है जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। इन सेट ए मतलब सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे उनकी जो संख्या होगी, जो उनका नंबर होगा, उसको क्या बोला जाएगा, ऑर्डर ऑफ ए। ठीक है, चलिए जी, यहां से आगे चलने पर एक कंसेप्ट आता है यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस। ठीक है, यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, या फिर ए का कॉम्प्लीमेंट। इस ए के कॉम्प्लीमेंट को हम ए सी भी लिखते हैं। ठीक है, जब हम कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे तो यहां पे एक यूनिवर्सल सेट की आवश्यकता होगी, मतलब जिसमें ए के सभी एलिमेंट होंगे, उसको आप यूनिवर्सल कंडक्ट करेंगे। चलिए जी, थोड़ा सा यूनियन इंटरसेक्शन के बारे में आप सब लोग जानते हो तो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। जैसे मान लिया जाए ए है, ए क्या होता है 1 2 3 4 5। ठीक है, यहां पे कोई सेट बी है 2 3 5 6 7 8। तो जब आप यूनियन निकालोगे तो जो कॉमन एलिमेंट होता है उनको एक बार लिखते हैं, बाकी को सब एलिमेंट को लिखा जाता है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट। ठीक है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट। डिफरेंस, डिफरेंस को आप भली भांति जानते हो। डिफरेंस का मतलब होता है यदि आप a माइनस बी कर रहे हो तो a में से हमें वे एलिमेंट हटा देने हैं जो b में भी है। ठीक है, जो a का कॉम्प्लीमेंट होता है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि यहां पे हमें एक यूनिवर्सल सेट चाहिएगा। यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये हमने यूनिवर्सल सेट लिया, मतलब जो ए में है उससे ज्यादा ही सेट एलिमेंट हो गए यू में, लेकिन जो ए में है वे सभी एलिमेंट होने चाहिए यू में।
बात क्लियर। तो जब ए कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं तो ए का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो होता है यूनियन माइनस ए। बात क्लियर। ये आपको याद रखने हैं, ये छोटे छोटे पॉइंट सब आपको याद रखने हैं। तो ए डैश होता है यूनियन माइनस ए। चलिए जी, इसको आप ए कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हो, मतलब ए सी भी बोलते हो। चलिए इसी सीरीज में आगे चलते हैं। यहां पे यदि हम बात करते हैं सबसेट की, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है। एक होता है ए इज ए सबसेट ऑफ बी, इसको भी आप सबसेट पढ़ते हो, लेकिन यहाँ पे इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन है तो ए इक्वल बी के भी हो सकता है। यदि मैं यहाँ पे एक एक इसको ऐसे लिखूं, ठीक है, इसको बोला जाता है सुपर सेट। क्या? सुपर सेट। बात समझ आई? इसको बोला जाता है सुपर सेट। सुपर सेट का मतलब होता है जो लास्ट में सेट लिखा होगा उसके सभी एलिमेंट किसके अंदर होंगे? ए के अंदर होंगे। बात क्लियर। सब सेट, सुपर सेट, सब कुछ ये आपको याद आ गया होगा, जो पीछे दिया गया था सब कुछ आपको याद आ गया होगा, ठीक है। जब हम बात कर रहे हैं सबसेट की, जैसे मान लिया जाए ए कोई सेट है 1 2 3 4, यहां पे इसके कितने भी सबसेट हम बना सकते हैं। जैसे फाई के बारे में जानते हो, ये होता है नल सेट। क्या? नल सेट। आपको बोला, आप जानते होंगे कि नल सेट जो होता है, नल सेट प्रत्येक सेट का सबसेट होता है। देखो ये सब चीजें जो मैं यहाँ पे अभी फिलहाल डिस्कस कर रहे हैं, ये 12th की एनसीईआरटी में है। 11 12th में सेट थ्योरी चैप्टर है, वहां पे एनसीईआरटी में सब कुछ डिटेल में दिया गया है, ठीक है। यदि आप लोग वहां से एक बार रिवीजन करना चाहते हो तो रिवीजन कर सकते हो, ठीक है, 12th एनसीईआरटी में। यदि आप वीडियो देखना चाहते हो तो हम 11 12th का एनसीईआरटी का प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहां से हमारी वीडियो भी देख सकते हैं। चलिए, यदि 5 है तो 5 प्रत्येक सेट का सबसेट होता है। इसके बाद इसका सबसेट होगा 1, सिंगलटन 2, सिंगलटन 3, सिंगलटन 4, 1 2 भी हो सकता है, 1 3 भी हो सकता है। इसी तरीके से इसके बहुत सारे सेट हो गए, लास्ट में 1 2 3 4 भी होगा। तो लेकिन हमें यहाँ पे कैसे डिसाइड करेंगे कि इसके नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे? तो यहाँ पे एक फॉर्मूला निकल के आता है। यदि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल एन है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल एन है, तो इसका होगा नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए इक्वल टू होता है NUMBR, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए इक्वल टू होता है 2 की पावर n, 2 की पावर n। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 4 एलिमेंट है, यदि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल कितना है 4, तो इसमें नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा? 2 की पावर 4 मतलब 16। बात क्लियर? समझ आई? चलिए जी। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक कंसेप्ट है, जो ये सबसेट होते हैं, यदि इनको मैं एक सेट के रूप में लिख दूं तो उसको क्या बोलते हैं? यहां पे ही कंसेप्ट आ जाता है पावर सेट का। क्या? पावर सेट का। पावर सेट, पावर सेट क्या होता है? पावर सेट होता है द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एनी सेट। जिस सेट की भी हम बात करेंगे उसके जितने भी सबसेट बन सकते हैं, उनको यदि हम एक सेट के रूप में रखें तो उनको सेट के रूप में रखने पर क्या होगा? जो वो सेट बन के आएगा उसको हम क्या बोलते हैं? पावर सेट। मान लिया जाए ए कोई सेट है जिसका ऑर्डर है 5। बात क्लियर? जिसका ऑर्डर है 5, यदि उसने पूछा द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए पावर सेट, पावर सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है PA द्वारा। इसको आप बोलोगे पावर सेट, पावर सेट ऑफ ए, इसको बोला जाएगा पावर सेट ऑफ ए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए पावर सेट ऑफ ए क्या आएगा? ऑर्डर ऑफ PA निकल के आएगा। इसमें क्या होता है? सबसेट। सबसेट का भी कंसेप्ट बताया कि 2 की पावर में चला जाता है, तो 2 की पावर 5 इसका आंसर होगा। बात क्लियर? चलिए जी, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अभी तक आपने सेट को पढ़ा, सेट्स क्या होता है, सबसेट क्या होता है, पावर सेट क्या होता है, सेट में एलिमेंट क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद वहीं पे एक कंटेंट आता है, एक कंसेप्ट आता है कार्टेजन प्रोडक्ट का। क्या? कार्टेजन प्रोडक्ट। कार्टेजन प्रोडक्ट, ठीक है। कार्टेजन प्रोडक्ट की यदि हम बात करते हैं तो यहां पे जो
ए क्रॉस बी होता है, ए क्रॉस बी, क्या, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी को हम बोलते हैं कार्टेजन प्रोडक्ट, कार्टेजन प्रोडक्ट, ठीक है, कार्टेजन प्रोडक्ट बोला जाता है ए बी को। ए बी को रिप्रेजेंट करने का मतलब इसमें एलिमेंट क्या होंगे, इसमें जो एलिमेंट होते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर के रूप के होते हैं, सच दैट जो फर्स्ट एलिमेंट होगा ये बिलोंग्स करेगा ए में, और जो सेकंड एलिमेंट होगा ये बिलोंग्स करेगा बी में, ठीक है। इसको बोला क्या जाता है, इसको बोला जाता है ऑर्डर्ड पेयर। बात क्लियर। देखिए हम यहां पे जो डिस्कशन करेंगे वो बिल्कुल बेसिक से करेंगे, बिल्कुल एनसीईआरटी से स्टार्ट करेंगे और हायर लेवल तक लेके जाएंगे। जो भी यहां पे डिस्कशन रहेगा सभी कंसेप्ट का रहेगा, ठीक है। डिस्कशन के साथ साथ आपको एक वीडियो प्रैक्टिस सेट की मिलेगी, एक वीडियो डिस्कशन की मिलेगी, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम केवल डिस्कशन करेंगे, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चंस करेंगे। चलिए जी, अभी तक आपने क्या पढ़ा, कार्टेजन प्रोडक्ट पढ़ा, ठीक है। कार्टेजन प्रोडक्ट पढ़ने के बाद मतलब इसमें जो एलिमेंट होगा वो ऑर्डर पेयर के रूप में होगा। यहां पे आपको जैसे मान लिया जाए ए का ऑर्डर एम है, बी का ऑर्डर पी है, तो ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस बी क्या होगा, यहां पे एम इंटू पी होगा, ठीक है। यहां पे मैं आपको एग्जांपल लेके समझाना चाहूंगा कि जो एग्जांपल लेकर हम इसको मतलब लिखेंगे कैसे ऑर्डर्ड पेयर। जैसे मान लिया जाए ए टू, ए में एलिमेंट है 1 2, बी में एलिमेंट है ए बी सी, ठीक है। तो जो ए क्रॉस बी होगा उसमें जो एलिमेंट हो गए वो ऑर्डर्ड पेयर के रूप के हो गए। ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला एलिमेंट होगा वो क्या होगा, वो ए का होगा, और जो सेकंड एलिमेंट होगा वो बी का होगा। तो पहले तो आप ए का फर्स्ट एलिमेंट लीजिएगा और इसका पेयर सभी के साथ बनाना है। तो 1 ए बनेगा, 1 बी बनेगा, 1 सी बनेगा। अब आपको 2 को लेना है, 2 ए बनेगा, 2 बी बनेगा और 2 सी बनेगा, और कोई एलिमेंट नहीं है। मैंने यहां पे आपको एक फॉर्मूला बताया कि यदि इसका ऑर्डर m है, इसका ऑर्डर p है, तो इसका ऑर्डर दोनों का मल्टीप्लाई होगा। तो यहां पे आप देखोगे जो ऑर्डर ऑफ a है वो क्या है, 2 है, लेकिन यहां पे आप देखोगे ऑर्डर ऑफ b क्या है, 3 है। यदि आप यहां पे ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस बी निकालना चाहोगे तो ये आएगा 2 इंटू 3 मतलब 6। तो आप यहां पे काउंट करके देख सकते हो क्या इनमें 6 एलिमेंट है, तो आप कहोगे हाँ जी। तो ये इसका प्रूफ था, मतलब एग्जाम्पल के थ्रू समझाया। बात क्लियर। चलिए जी, उम्मीद है यहां तक आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। चलिए इसके बाद जो सेट थ्योरी है, सेट थ्योरी में कुछ नियम है, कुछ फॉर्मूलेस है, कुछ लॉ है, उनको आप थोड़ा याद रखिएगा। क्या फॉर्मूले है, देखिए यहां पे दिया गया है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब क्या होता है। देखिए मैं पहले आपको थोड़ा सा एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर में समझाना चाहूंगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है। जैसे मान लिया जाए a मल्टीप्लाई बी प्लस सी है, तो ये इक्वल होगा a मल्टीप्लाई बी प्लस a मल्टीप्लाई सी। मतलब इस a को हम यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे, b को यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यही लॉ यहां पे सेट के रूप में कैसे होगा, सेट के रूप में बिल्कुल सेम होगा। जैसे A इंटरसेक्शन B यूनियन C है, तो ये इक्वल किसके आएगा, A इंटरसेक्शन B, यहां पे क्या है यूनियन, तो बीच में क्या आ जाएगा यूनियन A इंटरसेक्शन C। इसी का एक दूसरा रूप होगा, यदि मैं यूनियन पहले लिख लूं इंटरसेक्शन बाद में लिखूं, तो ये आएगा A यूनियन B इंटरसेक्शन C। ये इक्वल किसके होगा, A यूनियन B इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। बात समझ आई, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इन सेट थ्योरी, ठीक है। इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, उसको बोला जाता है डिमोर्गन लॉ। क्या,
डी मॉर्गन लॉ। देखिए यहां पे हम केवल कंटेंट की बात करेंगे, यहां पे कोई हम प्रूफ वगैरह कोई डिस्कशन मतलब कोई एग्जांपल वगैरह नहीं ले रहे, केवल यहां पे आपको कंसेप्ट दिया जाएगा। ठीक है, कंसेप्ट हम देने की कोशिश कर रहे हैं इस वीडियो में, केवल आप इनको रिवाइज कीजिएगा, फॉर्मूलों को रिवाइज कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास जब हम करेंगे वहां पे सबको हम डिस्कशन करेंगे डिटेल में, इनको प्रूफ वगैरह सब कुछ करेंगे। ठीक है, चलिए जी। तो यहां पे हम सबसे पहले करेंगे डिमोर्गन लॉ। डिमोर्गन लॉ होता क्या है? डिमोर्गन लॉ आ जाता है कॉम्प्लीमेंट के कंसेप्ट में। ठीक है, तो यहां पे आपको याद रखना है ये भी दो, डिमोर्गन लॉ भी दो प्रकार का होता है, जैसे कि ये हो जाएगा ए यूनियन बी का, यदि मैं कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा तो ये आएगा ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। मैंने बोला ए का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो होगा ए का कॉम्प्लीमेंट। देखो यहां पे यूनियन है, लेकिन जब हम इनको अलग अलग लिखेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा? इंटरसेक्शन आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से जो इसका दूसरा नियम बनेगा वो क्या बनेगा? ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होगा। बात क्लियर? ये चीजें आपको याद रखनी है। देखो यहां पे डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा तो इनका प्रूफ भी आएगा, ये नहीं कि इनका प्रूफ नहीं आ सकता, ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, इनका प्रूफ पूछा जाएगा। तो प्रूफ को हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए अभी यहां पे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला जो है, नेक्स्ट फॉर्मूला क्या होगा? आप यहां पे डिफरेंस का देखिएगा, ए माइनस बी यूनियन सी, ए माइनस बी यूनियन सी, इसका मतलब होगा ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। यहां पे यूनियन है तो यहां पे क्या आ जाएगा? इंटरसेक्शन। और यदि यहां पे इंटरसेक्शन हो तो यहां पे क्या आ जाएगा? यूनियन। जैसे मान लिया जाए ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी है तो यहां पे क्या आ जाएगा? ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। बात क्लियर? चलिए जी आगे चलते हैं। ये आपको यहां पे याद रखना है, ये सब चीजें याद रखनी है, इनका प्रूफ हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाँ जी, अभी तक आपने क्या पढ़ा? सेट थ्योरी में सेट के बारे में पढ़ा, रिलेशन वो सॉरी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, इंटरसेक्शन, यूनियन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, डिमोर्गन लॉ क्या होता है, इन सब के बारे में जाना। अब थोड़ा सा ये पोर्शन था सेट थ्योरी का। क्या ये पोर्शन था? सेट थ्योरी का। अब थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं रिलेशन एंड फंक्शन पे। ठीक है, अब यहां से स्टार्ट होता है रिलेशन एंड फंक्शन। जब हम बात करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन की, अभी हमने आपको बोला था ए क्रॉस बी क्या होता है? ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में होता क्या है? ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, जिसमें पहला एलिमेंट पहले के साथ, सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ। बात क्लियर? जब हम बात करते हैं रिलेशन की, तो रिलेशन क्या होता है? रिलेशन रिप्रेजेंट बाय आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। मतलब जो रिलेशन होता है वो ए क्रॉस बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। बात क्लियर? यहां पे समझिएगा, मैंने बोला जो ए क्रॉस बी है जो उसको क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। तो जो रिलेशन होता है वो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। बात क्लियर? जब ये सबसेट होता है तो यहां पे कोई डिफरेंस होगा जब भी इसको रिलेशन नाम दिया गया। वैसे तो सबसेट कुछ भी हो सकता है, लेकिन रिलेशन क्या होगा? रिलेशन वो होगा जो ऑर्डर्ड पेयर आप लिखोगे उनके एलिमेंट के बीच में कोई रिलेशन होगा। ठीक है, जब इनके एलिमेंट को एक रिलेशन द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा तभी हम उसको बोलेंगे रिलेशन। क्या बोलेंगे? रिलेशन। कैसे? जैसे मैंने बोला आर इक्वल होता है ए कोमा बी सच दैट ए इज लेस देन बी। ठीक है, यदि मैं केवल ए बी लिखूंगा तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में जाएगा, लेकिन ए बी के साथ मैंने एक रिलेशन लिख दिया जो इन दोनों के बीच में रिलेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। जब इन दोनों के बीच में रिलेशन आ गया तो वो हो जाएगा पार्ट रिलेशन का। बात क्लियर? चलिए जी, समझ आया?
ठीक है, तो जो रिलेशन होगा वो सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। तो यहां पे एक कंसेप्ट निकल के आएगा। कंसेप्ट क्या निकल के आया? जब ए क्रॉस बी का सबसेट आर है, रिलेशन है, तो ए क्रॉस बी जो सेट बन के आएगा, हम उसमें कितने रिलेशन बना सकते हैं, नंबर ऑफ रिलेशन बना सकते हैं। बात समझ आई? चलिए जी, हम यहां पे रिलेट करते हैं। अभी आपको बताया था ऑर्डर ऑफ ए इक्वल यदि एन है, ऑर्डर ऑफ बी इक्वल यदि एम है, तो ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस बी कितना आएगा? एन एम आएगा। बात क्लियर? अभी हमने बोला जो रिलेशन होता है ये ए क्रॉस बी का क्या होता है? ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। तो जितने सबसेट हो सकते हैं उतने ही रिलेशन हो सकते हैं। तो पॉसिबल नंबर ऑफ रिलेशन क्या? पॉसिबल नंबर ऑफ रिलेशन जो पॉसिबल नंबर ऑफ रिलेशन होगा वो 2 की पावर n इंटू एम होगा। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। बात क्लियर? तो ये आपको याद रखना है क्या, कि जो पॉसिबल नंबर ऑफ रिलेशन होगा वो 2 की पावर m n होगा। बात क्लियर? चलिए जी आगे चलते हैं। यहां तक हमने समझा जो रिलेशन है वो क्या होगा। ठीक है, देखिए एक छोटा सा कंसेप्ट सेट थ्योरी में रह गया। क्या? यदि मान लिया जाए ए इज ए सबसेट ऑफ बी है, ठीक है, ए इज ए सबसेट ऑफ बी है, और यदि मैं यहां पे ए इंटरसेक्शन बी निकालूंगा, सॉरी ए यूनियन बी निकालूंगा, तो यूनियन का मतलब है जो बड़ा सेट होगा वो उसका रिजल्ट आएगा किसके? कंसेप्ट सबसेट के केस में। ठीक है, तो सबसेट के केस में यहां पे आप बताओगे कि बड़ा सेट क्या है? बी बड़ा सेट है, तो इसका जो रिजल्ट निकल के आएगा वो बी आएगा। बात क्लियर? यदि मैं यहां पे इंटरसेक्शन की बात करूं, ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, कॉमन का मतलब छोटा, यहां पे छोटा पार्ट आएगा, तो यहां पे छोटा सेट क्या होगा? ए, तो यहां पे ए आएगा। बात क्लियर? उम्मीद है यहां तक आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। चलिए यहां पे अभी हम बात कर रहे हैं रिलेशन की। तो जो रिलेशन होता है वो सबसेट होता है किसका? ए क्रॉस बी का। ठीक है, किसका सेट होता है? ए क्रॉस बी का। चलिए रिलेशन आपने समझा, इसके बाद कंसेप्ट आता है फंक्शन का। फंक्शन, ठीक है, जब हम बात करते हैं फंक्शन की, तो फंक्शन और रिलेशन में क्या मतलब रिलेशन होता है। ठीक है, तो देखिए मैंने बोला ए क्रॉस बी एक कार्टेजन प्रोडक्ट है, लेकिन इसके जो एलिमेंट में कोई रिलेशन हो जाए तो इसी को हम रिलेशन बोलते हैं। अब यदि रिलेशन भी है लेकिन रिलेशन के साथ साथ एक कंडीशन दी जाए, एक कंडीशन दी जाए, तो वो रिलेशन ही फंक्शन बन जाता है। रिलेशन ही क्या बन जाता है? फंक्शन बन जाता है। इसको थोड़ा सा हम डिटेल से समझ लेते हैं कि रिलेशन और फंक्शन, फंक्शन कब होगा। यहां पे पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं फंक्शन की। फंक्शन क्या होता है? ए रिलेशन, ए रिलेशन इज कॉल्ड ए फंक्शन, फंक्शन इफ डोमेन, एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन, every element of domain has only one image। यहां पे ध्यान दीजिएगा, हैज ओनली वन इमेज, मतलब जो इसके एलिमेंट है, ठीक है, हैव ओनली वन इमेज, जो इसके एलिमेंट है डोमेन के, डोमेन के जो एलिमेंट है वो केवल और केवल एक इमेज रखेंगे। जब वो केवल एक इमेज रखेंगे तो उस केस में उसी रिलेशन को क्या बोला जाएगा? उसी रिलेशन को हम फंक्शन बोलेंगे। बात समझ आई? अब आप बोलोगे सर ये डोमेन क्या होता है? चलिए इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। जो रिलेशन होता है, आर आपको बोला अभी सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, इसको यदि हम एक्सप्लेन करें तो इसको लिखा जाता है आर सच दैट ए टू बी। जो ये सिंबल है ये किसका है? सच दैट का। ठीक है, यही सिंबल किसका है? सच दैट का। बात समझ आई? चलिए जी अब देखिएगा यहां पे, जब आप यहां पे
आर सच दैट ए टू बी पढ़ रहे हो, तो जो इधर वाला सेट होता है इसको बोला जाता है डोमेन, ठीक है। और जो इधर वाला सेट होता है इसको बोला जाता है कोडोमेन। बात समझ आई? इसको बोला जाता है कोडोमेन। तो जो डोमेन है इसका जो एलिमेंट होगा वो केवल और केवल सिंगल इमेज रखेगा, तभी हम उसको फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा यहां पे ऐसे भी समझिएगा, मैं आपको डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूं। ये ए है, ये बी है, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है आर, ठीक है। ये 1 2 3 4, ये ए बी सी डी। तो देखो रिलेशन की जब हम बात करेंगे तो 1 की इमेज 1 पे भी जा सकती है, 1 की इमेज 2 पे भी जा सकती है, 2 की इमेज ए पर, 2 की इमेज ए पर, 2 की इमेज, मतलब इस तरीके से जा सकती है। जैसे आपने अभी एक रिलेशन लिखा था 1A 1B 1C 1D, इस टाइप से एक रिलेशन लिखा था। मतलब आप यहां पे देखोगे कि जो पहला एलिमेंट है ये एक से ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। जब ये एक से ज्यादा बार रिपीट होगा तो ये केवल रिलेशन होगा, फंक्शन नहीं होगा। बात समझ आई? फंक्शन कब होगा? फंक्शन जब होगा जब ये केवल एक इमेज रखेगा। मतलब आर को यदि डिफाइन करे तो 1A लिखा होगा, 2B लिखा होगा, 3A लिखा होगा। यहां पे जो लिखा होगा, जो फर्स्ट एलिमेंट लिखा होगा वो केवल एक बार लिखा होगा। जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो एक बार होगा, उसको रिपीट नहीं करेंगे। जब उसको रिपीट नहीं करेंगे, सेकंड एलिमेंट रिपीट हो सकता है। सेकंड एलिमेंट पे ध्यान नहीं देना, आपको देना है फर्स्ट एलिमेंट पे। जब फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होगा तो उसी रिलेशन को बोला जाएगा क्या? फंक्शन। क्या बोला जाएगा? फंक्शन। बात समझ आई? रिलेशन फंक्शन क्या होता है, डेफिनेशन आपको पहले ही बता दिया। एक बार डायग्राम से भी समझ लीजिएगा। डायग्राम से जब आप समझोगे, ये ए है, ये बी है, ये है ए बी सी डी, यहां पे है 1 2 3 4, ठीक है। आपने देखा जो ए है इसकी इमेज केवल और केवल 1 है, बी की इमेज केवल 2 है, सी की इमेज 1 हो सकती है, ठीक है। मतलब इधर तो रिपीट हो सकता है, कोई कंफ्यूजन नहीं, केवल यहां पे सिंगल होना चाहिए। डी की इमेज 4 है। जब यहां पे आपने देखा सभी एलिमेंट की इमेज सिंगल है, तो इसी रिलेशन को आप क्या बोलोगे? इसी रिलेशन को आप क्या बोलोगे? इसी रिलेशन को आप बोलते हो, एक सेकंड, इसी रिलेशन को आप बोलते हो फंक्शन। समझ में आई बातें? चलिए जी। तो फंक्शन क्या होता है? ए रिलेशन व्हेन इट्स ऑल एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज ओनली सिंगल इमेज। बात क्लियर? चलिए जी। अच्छा, इमेज जो डोमेन का एलिमेंट होता है उसको आप, जो डोमेन का एलिमेंट होता है उसको बोलते हो एलिमेंट। क्या बोलते हैं? एलिमेंट, या फिर प्री इमेज, या फिर प्री इमेज। लेकिन यदि जो कोडोमेन का एलिमेंट होता है इसको बोला जाता है इमेज। बात क्लियर? तो जो एलिमेंट है ये केवल सिंगल इमेज रखेगा, उसी को आप बोलोगे क्या? फंक्शन। ठीक है, चलिए जी। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं फंक्शन के टाइप कितने होते हैं। फंक्शन में क्या टाइप होगा? फंक्शन 1 1 ऑन 2 होगा, ठीक है। फंक्शन कितने प्रकार के हो सकते हैं? हमने पढ़ा रिलेशन फंक्शन कब होगा, लेकिन फंक्शन भी तो आगे चलकर कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो यहां पे देखिएगा, जो फंक्शन है, फंक्शन 4 टाइप से हो सकता है। फंक्शन मतलब 4 टाइप क्या क्या? जैसे हो सकता है मैनी वन, मैनी वन हो सकता है। दूसरा 1 1 हो सकता है। इसके बाद इन 2 हो सकता है, और इसके बाद ऑन 2 हो सकता है। देखिए, जब आपको मैनी वन और 1 1 देखने हैं तो ये देखा जाएगा डोमेन से, ठीक है। जब आपको मैनी वन या 1 1 देखना हो तो आप देखोगे डोमेन से। लेकिन जब आप इनटू और ऑन टू देखा जाएगा तो ये देखा जाएगा को डोमेन से, को डोमेन से। बात क्लियर? जब आप मैनी वन और 1 1 देखोगे तो आप देखोगे डोमेन के हिसाब से। जब आप इनटू या ऑन टू देखोगे तो आप देखोगे को डोमेन के हिसाब से। देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा। जैसे मैंने ए लिखा,
ये यहाँ पे बी लिखा, ठीक है। यहाँ पे कोई फंक्शन है ए बी सी डी, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, मैंने लिखा ए की इमेज ए पर गई, बी की इमेज 2 पर गई, सी की इमेज भी 2 पर गई, डी की इमेज 4 पर गई। आप यहां पे देखोगे जो एक एलिमेंट है ये भी ए पर जा रहा है, बी एलिमेंट है ये 2 पर जा रहा है, सी एलिमेंट है ये भी 2 पर जा रहा है। तो आपने यहां पे देखा ये दो एलिमेंट एक एलिमेंट पर जा रहे हैं। तो जब दो एलिमेंट एक एलिमेंट पे जाएगा तो इसका मतलब होगा मैनी टू वन, मतलब मैनी एलिमेंट कहां पर जाएंगे, 1 पर जाएंगे, तो इसको बोला जाएगा मैनी वन। बात समझ आई? इसको क्या बोला जाएगा, मैनी वन। अब 1 1 का कंसेप्ट क्या होगा, 1 1 का कंसेप्ट देखिएगा। 1 1 का कंसेप्ट आपने ए एलिमेंट ए सेट लिया, बी सेट लिया, तो यहां पे है 1 2 3, यहां पे है ए बी सी डी। तो जो है 1 केवल ए पे जाएगा, बी केवल सी पे जाएगा, 3 केवल बी पे जाएगा। तो आपने देखा जो ये 1 सिंगल एलिमेंट है ये केवल और केवल सिंगल इमेज रखते हैं। तो जब ये सिंगल इमेज रखते हैं तो इसी को बोला जाएगा 1 1। बात क्लियर? 1 1 क्या होता है, मैनी वन क्या होता है, ये कंसेप्ट समझ आया। इसी के साथ साथ आप समझिएगा ओन टू और इन टू। देखिए यहीं पे देखिएगा, मैंने बोला जब मैनी वन और 1 1 देखा जाएगा तो वो डोमेन के हिसाब से देखा जाएगा, जब इन टू और ओन टू देखना होगा तो वो किसके हिसाब से देखा जाएगा, कोडोमेन के हिसाब से। तो जब आप कोडोमेन के रेफरेंस में देखोगे, यदि, ये ध्यान दीजिएगा, यदि कोडोमेन में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है जो प्री इमेज नहीं रखता, प्री इमेज नहीं रखता मतलब वो डोमेन के किसी एलिमेंट से मैप नहीं करेगा। जैसे आप यहां पे देखोगे इसमें जो डी है ये किसी भी एलिमेंट के साथ मैप नहीं है। तो यदि आप बी में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट सर्च कर पा रहे हो जिसका कोई भी प्री इमेज नहीं है तो उसी को बोला जाता है इनटू। क्या बोला जाता है, इनटू, मतलब नोट ऑन टू। बात समझ आई? ऑन टू क्या होगा, ऑन टू होता है, जैसे मान लिया जाए ये बी है ये ए है, तो ये 1 2 3 4, यहां पे मैंने लिखा ए बी सी डी। तो जैसे यहां पे ए पे जाएगा, बी डी पे जाएगा, 3 बी पे जाएगा, 4 सी पे जाएगा। तो आपने देखा यहां पे जो एलिमेंट है कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो प्री इमेज ना रखता हो। क्या बोला, जो प्री इमेज ना रखता हो, तो इसी को बोला जाएगा ऑन टू। बात समझ आई? इनटू क्या होता है, ऑन टू क्या होता है, मैनी वन क्या होता है, 1 1 क्या होता है। बात क्लियर? चलिए जी, यहां पे एक कंसेप्ट और समझ लीजिएगा, 1 1 और मैनी वन। आपको बोला गया 1 1, तो जो 1 1 फंक्शन होता है इसी को बोला जाता है इंजेक्टिव। क्या बोला जाता है, इंजेक्टिव। और जो ऑन टू फंक्शन होता है इसको बोला जाता है सर्जेक्टिव। क्या बोला जाता है, सर्जेक्टिव। ठीक है सर, इसी को हम बोलते हैं क्या, सर्जेक्टिव। चलिए जी, और यदि कोई फंक्शन 1 1 भी है ऑन टू भी है, सपोज ये ए है ये बी है, ये ए है ये बी है, ए बी सी, ये 1 2 3, ए मैप किया 3 पर, बी मैप किया 1 पर, सी मैप किया 2 पर। आपने देखा इधर भी एक एलिमेंट केवल एक पर ही जा रहा है और इधर कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो प्री इमेज ना रखता हो। तो मतलब ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो इसको बोलोगे आप 1 1 और ऑन टू। ऐसा फंक्शन जो 1 1 और ऑन टू भी होता है उसको बोला जाता है बाइजेक्टिव। क्या बोला जाता है, बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का मतलब वो 1 1 भी है और ऑन टू भी है। बात क्लियर? चलिए जी, इसके बाद एक कंसेप्ट है क्या, यदि कोई फंक्शन है f इज ए फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है, यदि कोई फंक्शन है 1 1 भी है और ऑन टू भी है, यदि ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों है तो यहीं पे इस फंक्शन को बोला जाएगा कि 1 1 ऑन टू होने के कारण ही ये फंक्शन क्या होगा, इनवर्सेबल होगा। क्या, इनवर्सेबल
सेबल होगा, इनवर्सेबल फंक्शन होगा। मतलब हम इसका इनवर्स निकाल सकते हैं, इनवर्स इसका एग्जिस्ट करेगा। तो सपोज दैट यदि आपको बोला गया है कि कोई फंक्शन आपको चेक करना है कि चेक कीजिए कि एफ इज इनवर्सेबल, इनवर्सेबल, तो आपको क्या करना होगा, आपको चेक करना होगा कि एफ जो है वो एफ वन वन ऑन टू है या नहीं है। यदि ये वन वन ऑन टू होगा तो ये इनवर्सेबल होगा, यदि ये वन वन ऑन टू नहीं होगा तो ये इनवर्सेबल नहीं होगा। बात क्लियर? चलिए जी, यहां पे थोड़ा सा एलजेब्रा समझ लेते हैं फंक्शन का। फंक्शन का एलजेब्रा क्या मतलब, जैसे एफ जी एक्स इक्वल होता है एफ एक्स प्लस जी एक्स के, एफ माइनस जी एक्स इक्वल क्या होता है, एफ एक्स माइनस जी एक्स के। यदि एफ डिवाइड जी एक्स हो तो ये इक्वल होता है एफ एक्स डिवाइड होगा जी एक्स के। बात क्लियर? इसको थोड़ा सा और आगे समझिएगा। इसी के साथ साथ क्या बोला गया, एफ अपॉन जी एक्स इक्वल होता है एफ एक्स डिवाइड में जी एक्स के। इसके साथ एक मल्टीप्लाई होता है, एफ मल्टीप्लाई जी एक्स इक्वल होता है एफ एक्स इंटू एफ जी के। लेकिन यहीं पर यदि आपको एफ ओ जी करके दे दिया जाए, देखो ये है मल्टीप्लीकेशन, ये है कंपोजिशन, ठीक है। इसको ध्यान से देखिएगा, यदि डॉट लगा है तो उसका मतलब होगा मल्टीप्लीकेशन, लेकिन यदि ओ बना हुआ है तो इसको बोलते हैं हम कंपोजिशन। क्या बोलते हैं? कंपोजिशन। तो ये इक्वल होगा एफ जी ओ के, सॉरी एक्स के, एफ जी एक्स के, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से समझिएगा। यहां पे देखिएगा, हम थोड़ा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपने एफ एक्स लिया कोस एक्स, जी एक्स लिया थ्री एक्स। बात क्लियर? पहले हम एफ डॉट जी एक्स निकालते हैं, इसका मतलब होता है एफ एक्स डॉट जी एक्स। तो मतलब आप यहां पे क्या करोगे, इसको वैल्यू रखोगे कोस एक्स, मल्टीप्लाई में इसकी वैल्यू रखोगे थ्री एक्स, मतलब ये हो जाएगा थ्री एक्स कोस एक्स। लेकिन यदि आप एफ ओ जी निकालोगे तो इसका मतलब होता है एफ जी एक्स, मतलब पहले आप यहां पे जी एक्स की वैल्यू रखोगे क्या, थ्री एक्स। अब आपको ये वैल्यू पुट करनी है यहां पर। देखो एफ एक्स की वैल्यू क्या है, कोस एक्स, लेकिन हम एक्स के स्थान पर क्या रखना चाह रहे हैं, थ्री एक्स। तो ये थ्री एक्स हमें कहां रखना होगा, एक्स के स्थान पर। तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, सॉरी इसका रिजल्ट आ जाएगा कोस थ्री एक्स। बात समझ आई? चलिए जी, मतलब इसमें और इसमें डिफरेंस समझ आया। चलिए, उम्मीद है जो भी कंसेप्ट आपको बताया आपने अच्छे से समझा होगा। यदि फिर भी कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या कोई हमसे पॉइंट छूट गया है तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम उसको अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से समझाएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा, आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, आज के लेक्चर में हमने सेट थ्योरी के बारे में पढ़ा, सेट क्या होता है उसको समझा, इंटरसेक्शन क्या होता है, यूनियन क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ये सब चीजों को हमने थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया। कार्टेजन प्रोडक्ट क्या होता है, कार्टेजन प्रोडक्ट के आने के बाद ही रिलेशन का कंसेप्ट आता है। रिलेशन क्या होता है, रिलेशन एक सबसेट होता है कार्टेजन प्रोडक्ट का। रिलेशन को ही हम फंक्शन बोलते हैं यदि वो एक प्रॉपर्टी रखता है। प्रॉपर्टी क्या है कि जो इसका डोमेन का एलिमेंट है वो केवल और केवल एक इमेज रखेगा, तो उसी को हम फंक्शन बोलेंगे। आगे चलकर हमने फंक्शन को डिवाइड किया। फंक्शन कितने प्रकार के हो सकते हैं, फंक्शन मैनी वन हो सकता है, वन वन हो सकता है, ऑन टू हो सकता है, इन टू हो सकता है। मैनी वन ऑन टू हो सकता है, वन वन ऑन टू हो सकता है। इनको हमने डिटेल में समझा। फंक्शन का इनवर्स कब होगा, जब कोई फंक्शन वन वन होगा, ऑन टू होगा, तभी हम उसको इनवर्सेबल बोलेंगे। बात क्लियर?
उसके बाद हमने फंक्शन का एलजेब्रा समझा। फंक्शन ऑफ एलजेब्रा मतलब उसको प्लस में है, मल्टी माइनस में है, डिवाइड में है, उसको हम कैसे करेंगे। बात क्लियर। चलिए जी, ये सब कंसेप्ट था सेट थ्योरी से, रिलेशन एंड फंक्शन से, केवल और केवल कंसेप्ट। ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं उनको स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो ये वीडियो केवल कंसेप्ट पे था। ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग समझेंगे, इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन को समझेंगे जो एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है या एग्जाम में आ सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पे केवल आंसर पे नहीं जाना, पेपर डेस्क्रिप्टिव होगा। पेपर डेस्क्रिप्टिव होगा तो आपको सोल्व करके लिखना होगा कि मतलब उसका आंसर, आप आंसर पे पहुंचे कैसे। तो नेक्स्ट लेक्चर आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसको हम जितने भी क्वेश्चन होंगे डिटेल में समझेंगे। ठीक है। तो चलिए, आज का लेक्चर आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। यदि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट एक्सरसाइज में, नेक्स्ट कंटेंट के साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए इलाइट एकेडमी।